हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन साई स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपना वही क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2, यानी कि मैंने इससे पहले आपको पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया है इसी चैप्टर का। तो आज हम बात करेंगे अपने पार्ट 2 की। तो जिसने भी वो चैप्टर का जो पार्ट 1 है उसको नहीं देखा है तो जल्दी जाइए और देखिए, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने आपको एनिमेशन के तरह से वीडियो कराई थी उनको भी आप देखिए। चैप्टर नंबर 1 भी करा दिया है मैंने, आप वो भी देखिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लास्ट तक बने रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें आसान भाषा में आपको सीखने को मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो जिसके भी पास में सोशियोलॉजी है, आप अपने उन दोस्तों तक इसको जरूर से जरूर शेयर कीजिए। आइए देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। और आपका अगर कोई भी डाउट है जो पार्ट 1 से रिलेटेड जो इस चैप्टर में था, उसमें आप मेरे से कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। तो देखिए, इससे पहले का जो भी था वो मैंने आपको पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हमारा पार्ट 2 है वो हमें यहीं से करना है, ठीक है। जिसमें हमारा टॉपिक मिलता है भारतीय जनसांख्यिकी की आयु संरचना, कि आखिर जो भारतीय समाज है उसमें आयु का आधार, आयु की जो बनावट है वो किस तरीके से दे रखी है, ठीक है। उसी को हमें यहाँ पर देखते हुए चलना है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर आपको जो आयु वर्ग दे रखा है और जो जनसंख्या के जो आयु संरचना है उसका जो मापन करेंगे वो करेंगे 1961 से 2026 तक, यानी कि 1961 से लेकर 2026 तक। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे थे उनका क्या आयु संरचना है। तो देखो 1961 में ये कितना था, 41 था। 1971 में इसमें 1% की हमें क्या मिल रही है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन हम देख पाएंगे उसके बाद 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 की जो लास्ट जनगणना हुई है वो 2011 में हुई है, ठीक है। 2021 की क्योंकि हो नहीं पाई कोरोना की वजह से, ठीक है। तो उसके बाद में 2011 में आप क्या देख पा रहे हो, लगातार इसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। और ये 2011 में 29 पर आ गया है, यानी कि जो 1971 में किस पे था, 42% पे था। और जो आने वाला हमारा संभावित है, यानी कि 2026 जो हमने अनुमान लगा लिया कि कितनी रहेगी, उसमें और इसमें आप देख पाओगे 6% की क्या मिलेगी, आपको कमी देखने को मिल रही है। इस तरीके से ये क्या है, 0 से 14 वर्ष, यानी कि जन्म से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनका अनुपात लगातार हमें घटता हुआ नजर आ रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इन्हीं को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत लगती है। फिर हमें देखने को मिलता है 15 से 59 वर्ष की आयु, जिसको हम क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं, ठीक है। जनसांख्यिकी लाभांश, इसमें हम देखते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, जो 1961 में ये कितना था, 53, ठीक है। और यहां पर आप देखो 1981 में ये कितना है, 1% की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, 54 होता है। और जो हमारे पास में 2011 है उसमें आप देखो 63, यानी कि आपको कितना दिख रहा है, 9% की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और आने वाला जो 2026 है उसमें भी हमें 1% का इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो यानी कि जो हमारा जनसांख्यिकी लाभांश वाला पार्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। फिर आता है हमारा 60 वर्षों से अधिक। 60 वर्षों से अधिक जो पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी आप देखिए जो 1961 में 6 पर था, लेकिन उसके बाद हमें 1971 में इसमें 1% की कमी देखने को मिली। और फिर लगातार इसमें भी हमें क्या मिल रही है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये 8% था और 2026 में इसमें 4% की वृद्धि देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या रही है, भारत की जो कह सकते हो आयु संरचना रही है, वही आपको इसमें दिखा रखा है। आपको आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। जो आपको दे रखा है 15 वर्ष से कम, जो 42% पर था, ठीक है। और वो घटकर कितना हो गया, 29% पर हो गया, 29% पर, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
अब देखिए, अब थोड़ा सा हम इसको एक डायग्राम के मेथड से भी समझते हैं, जो हमें ग्राफ दे रखा है उससे। तो देखो, हमेशा जिस टाइम पर आप देखोगे लेफ्ट साइड में जो होगा वो हमें पुरुषों का अनुपात दिखा रखा होता है, और जो राइट साइड है उसमें हम स्त्री का दिखाते हैं, ठीक है। अब ये वाला आप जो देख पाओगे, ये आपको क्या दे रखे हैं, आयु संरचना। जैसे मान लो ये 15 से कम नीचे के हैं, तो जिस भी देश का, यानी कि यहां पर हमें ये क्या मिल रहा है, चौड़ा देखने को मिल रहा है। और ऊपर की साइड में ये 80 प्लस ईयर्स, यानी कि जो हमारे वृद्धा अवस्था वाले हैं उस एज को दिखा रखा है। तो यहां पर हमें देखो ज्यादा नहीं है ब्रॉड, यानी कि वहां तक ज्यादा लोग नहीं जीवित रह पा रहे हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये होता है हमारा 15 से 59 ईयर्स का जो पार्ट है, वो चीज यहां पर दिखा रहा है आपको। तो यही आपको 1961 की दिखा रखी है आपको जो आयु संरचना है। तो यहां पर हम मैप देख रहे हैं 1961 का, और फिर यहां पर देखिए 1981 का। इसमें आपको दोनों में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। यहां देखिए, जहां पर ये चीज आपको 1961 में चौड़ा मिल रहा है, वहीं पर आप देखिए यहां पर इसमें कमी देखने को मिल रही है। और उसके बाद में जो ये वाला एज है आपका, यानी कि 5 वर्ष से 9 वर्ष के बीच की जो आयु है, उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन जो जन्म है उसमें, जो जन्म आधारित बच्चे हैं उनमें हमें कमी देखने को मिल रही है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। ये आपका ब्लू कलर से पुरुष है, और ये वाला आपका पिंक कलर से स्त्री को दिखा रखा है। सेम उसी तरीके से हमारे पास में 2001 की जनगणना के अनुसार यहां पर देखिए, इसमें भी आपको जो आपके पुरुष हैं उसमें एक बार को स्त्री की तुलना में हल्की सी कमी है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देख पाओगे तो ये देखिए लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। और यहां पर कोई परिवर्तन नहीं मिल रहा, सेम वही चीज चल रही है। अब देखिए, जो अनुमानित है आपका भारत के अंदर 2026 का आयु संरचना, उसमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर हमारा जो 0 से 4 बच्चे हैं, यानी कि जन्म से 4, उनमें तो एक बार को उसकी तुलना में हमें कम दिखाई दे रहा है। लेकिन ये वाला पार्ट आप देखिए, इसकी तरफ आप देखोगे तो ये जितना भी हमारा ये वाला है, ये सब क्या है, हमारा जनसांख्यिकी लाभांश वाला पार्ट है, जनसांख्यिकी लाभांश। और यहां देख पाओगे आप जो ये वृद्धावस्था वाला, इसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहां देखा था ना हमने, 8% से बढ़कर वो कितनी हो रही थी, 12% हो रही थी। तो वही चीज है कि उसके अंदर आपको यहां पर भी जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है वृद्धावस्था वाले में। तो मैंने आपको मैप, जो आपका कह सकते हो ग्राफ है, उसके जरिए भी आपको समझा दिया है। फिर आप देखिए, 2 स्टेट को ले रखते हैं हमने, उत्तर प्रदेश और दूसरा केरल, जो 2026 तक जाएगा। सेम वही पुरुष स्त्री, ठीक है। यहां पर ये जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितने जीवित रह पा रहे हैं, वो चीजें हैं, ठीक है। और फिर लगातार आप देखो इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है। ये आपका जनसांख्यिकी लाभांश वाला, इसमें कंपैरिजन करें तो देखो पुरुषों की तुलना में ये स्त्रियों वाला ज्यादा अधिक पे जा रहा है, ठीक है। यहां पर स्लाइड देखोगे तो यहां पर ये 10% तक भी पुरुष गए हैं, और यहां पर आप देख लो 9%, 8% तक रह पा रहे हैं, ठीक है। और जो वृद्धावस्था है, इसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिर देखिए, हम केरल राज्य देख पा रहे हैं। केरल राज्य का जो ये वाला, ये देखिए यहां से, ये सारा आपका जनसांख्यिकी लाभांश वाला पार्ट है। और यहां पर जो वृद्धावस्था है, जो वृद्धावस्था वाला पार्ट है, वो उत्तर प्रदेश की तुलना में ज्यादा है, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमने देखा है, स्टेट उत्तर प्रदेश और केरल दोनों के एग्जाम्पल से हमने इसको समझा है। फिर हम बात करते हैं भारत में गिरता हुआ लिंगानुपात, कि जो लिंग अनुपात है वो गिर क्यों रहा है, उसके पीछे क्या चीज कारण रहेंगे, वो भी इसी में देखेंगे। तो आइए पहले उसको समझते हैं। कब का है, 1901 से लेकर 2011 का आपको डाटा दे रखा है, उसमें समझना है। जहां पर जो स्त्री पुरुष अनुपात था 1901 में 972 था, वो लगातार 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 81, 1991, 2001, 2011। तो आप क्या देख पा रहे हो, लगातार उसमें स्त्री पुरुष अनुपात कम देखने को मिल रहा है। कैसे निकाला जाता है, तो 1000 पुरुषों पर जो महिलाएं रहती हैं उनका अनुपात निकाला जाता है। यानी कि 1000 पुरुषों पर उस टाइम पर 1901 में 972 महिलाएं थी, वही 2011 की जनगणना में 943
महिलाएं हैं 1000 पुरुषों की संख्या पर। ठीक है, इसमें लगातार आपको क्या मिल रही है, कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन आप देखिए धीरे धीरे ये चीज बढ़ोतरी कहां है, मैंने अभी 1901 से कंपैरिजन करा था तो हमें कमी देखने को मिल रही है, लेकिन आप यहां से देखिए जो 1991 में 927 था, उसके बाद उसमें 6% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और 2011 में 943 पर यानी कि 10% की बढ़ोतरी मिली है, लेकिन 1901 की तुलना में आज भी कम है। ठीक है, फिर आता बाल स्त्री अनुपात, जो बाल स्त्री पुरुष अनुपात है उनमें देखो क्या कमी हो रही है। तो देखो 1961 से जनगणना इनकी बाल स्त्री अनुपात की स्टार्ट करी, जो 976 में थी, यानी कि जो 1000 पुरुष बच्चों पर बाल पर उस पर कितनी बाल स्त्री रह पा रही हैं, तो वो देखिए वो 2011 की जनगणना के अनुसार 919 है, यानी कि लगातार इसमें कमियां देखने को मिल रही है जो स्त्री बाल लिंगानुपात है उसमें। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, क्यों इतनी कमियां देखने को मिल रही है, ठीक है, उसी चीज को हम समझते हुए चलते हैं। तो आपसे वही पूछा है कि लिंगानुपात यानी कि जो बाल लिंगानुपात है उसके कमी होने के कारण क्या है, तो पहला मिलता है आपको स्वास्थ्य संबंधी कारक। ये स्वास्थ्य मां का भी हो सकता है, बच्चों का भी, ठीक है ना, उससे रिलेटेड, यानी कि अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाई, ठीक है, मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाई, चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से भी क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी कारक, अनेक रोग उनको घेर लेते हैं, जिसकी वजह से बाल लिंगानुपात भी कम हो जाता है। दूसरा मिलता है शैशवावस्था में बच्चों की देखभाल ढंग से ना करना, जिस टाइम पर उनको ज्यादा केयर की जरूरत होती है उस टाइम पर उनको वो केयर ना मिल पाए, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो लिंगानुपात है, जो उनकी संख्या है, उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। तीसरा है लिंग विशेष का गर्भपात, जिसमें क्या होता है, हमें पता चल जाए कि कहते हैं कि गर्भ में कौन है, ठीक है ना, स्त्री है कि पुरुष है, ठीक है ना, उसके अनुसार हम क्या कर देते हैं, गर्भपात करा देते हैं, जिसके अंदर ही हमें क्या देखने को मिलता है, बालिका शिशु की हत्या भी मिल जाती है। छोटे छोटे जब बालिकाएं होती हैं उनको पता चल जाता है, ठीक है ना, कि ये फीमेल है, मार दिया जाता है उसको। इसके अलावा गर्भ में, जिसको कह सकते हो आप फीटिसाइड, ठीक है, तो उनको भी इन्फेंटिसाइड्स, ये सब हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, स्त्री बाल हत्या देखने को मिलती है गर्भ में, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, लिंगानुपात घटता चला जाता है। धार्मिक या सांस्कृतिक अंधविश्वास के कारण भी शैशवावस्था में ही बच्चों की हत्या कर दी जाती है, कि कई जगहों पर सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है, कि अब पुरुष जो होते हैं वो वंश को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर स्त्रियां अभिशाप होती हैं, ठीक है। इस तरीके से भी अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग धार्मिक जो संस्कृति अंधविश्वास है, ठीक है ना, उसकी वजह से भी क्या होती है, स्त्रियों की हत्या कर दी जाती है। फिर एक आता है हमारा अल्ट्रासाउंड सोनोग्राम, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, जो एक्सरे में पहले ही पता लगा लिया जाता है, क्या कहते हैं कि गर्भ में कौन है, स्त्री है या पुरुष है, ठीक है। तो अगर बाल स्त्री देखने को मिलती है, पता चलता है, तो उसके बाद में तो उन्हीं को क्या कर दिया जाता है, जिसको कह सकते हो भ्रूण हत्या, ठीक है ना, वो कर दी जाती है, यानी कि गर्भ में ही मार दिया जाता है। सोनोग्राफी एक टेक्निक है जिसकी वजह से पता लगा लिया जाता है, ठीक है ना। फिलहाल इसको गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया है, दंडनीय अपराध माना जाता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे किसी भी हॉस्पिटल इन सब में उसमें साफ लिखा होता है कि किसी भी प्रकार की लिंग जांच करवाना, ठीक है ना, दंडनीय अपराध होता है, ठीक है ना, उसको सजा का प्रावधान है। इसके अलावा सातवां निम्नतम बाल लिंगानुपात भारत के सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इन्हीं राज्यों में जो बाल स्त्री की संख्या है वो बहुत ज्यादा कम है। कारण ये है धार्मिक कारण, अंधविश्वासी कारण, ठीक है, सामाजिक कारण, स्वास्थ्य संबंधी कारक, जिसमें पुरुषों को ज्यादा महत्व देना, स्त्रियों को महत्व ही नहीं देना, कि लड़की पैदा हो जाए तो उसके लिए अभिशाप मान लिया जाता है। ये सभी कहीं ना कहीं कारण है जिसकी वजह से इसमें लिंगानुपात में हमें कमी देखने को मिलती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए भी करेगा, इसलिए क्या कर दिया गया, सोनोग्राफी पर बिल्कुल ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी जांच नहीं हो सकती इस तरीके से, अगर कोई पाया जाता तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है। इसके अलावा सरकार द्वारा मुहिम चलाई जाती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये मुहिम चलाई गई, सरकार योगदान देती है इसमें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सभी चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सभी को कहीं ना कहीं
क्या होता है, शिक्षा की बात करी जाती है। ये वाला है, ये सिर्फ स्पेशल बेटियों की संख्या बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, अब इसी को जरा समझिए, जो राज्यवार स्त्री पुरुष अनुपात होता है, वो भी कौन सा, बाल पुरुष स्त्री अनुपात, जो जन्म से 6 वर्ष का है। तो देखिए आप 951 से अधिक जो आपको राज्य मिलेंगे वो है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल। ये क्या है, जिसमें बाल स्त्री की जो संख्या है वो 951 से अधिक है। फिर है हमारा दूसरा 926 से 950 की जो अनुपात में है, वो है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मणिपुर, नागालैंड। फिर हमें देखने को मिलते हैं 901 से 925 के बीच में। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। फिर हमें देखने को मिलते हैं 875 से 876 से 900 के बीच में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, और 875 से भी कम है पंजाब, हरियाणा। ठीक है, ये हमें देखने को मिलते हैं। ये राज्यवार तरीके हैं जिससे आप पता लगा सकते हो लिंगानुपात के बारे में। फिर आता है हमारा साक्षरता, यानी कि भारत के अंदर साक्षर किसको माना जाता है, जिसको पढ़ना और लिखना आता है। ठीक है ना, अपना नाम लिख ले, ठीक है ना, उसको भी हम साक्षर बोल देते हैं। जो ये डाटा ले रखा है, ये हमने 7 वर्ष से और उससे अधिक आयु वाली का ले रखा है। तो उसी में हमें देखने को मिलता है, देखिए 1951 में जो अनुपात था पर व्यक्ति का निकालोगे तो 18.3 था, लेकिन हम बात करते हैं पुरुष और स्त्री की। जो पुरुष अनुपात था वो 27.2% था, और स्त्रियों का जो साक्षरता थी वो 8.9% थी। और उसमें आप देखिए लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है, हर एक सेक्टर में, प्रति व्यक्ति में भी, पुरुषों में भी और स्त्रियों में भी। जो 2011 की जनगणना रही है उसमें अब पूछा जाता है पुरुष जो साक्षरता अनुपात है वो कितना है, 80.9, और महिलाओं का कितना है, 64.6, और पूरे भारत का कितना है, 73% है। तो आप क्या देख पा रहे हो, 1961 में जहां पर पुरुष साक्षरता अनुपात 40.4 था, वहीं पर महिलाएं कितनी थी, 15.4 थी। 1971 में पुरुष 46%, महिलाएं 22%। 1981 में पुरुष 56.4%, महिलाएं 29.8%। 1991 में पुरुष 64.1%, महिलाएं 39.3% साक्षरता दर। 2001 में पुरुष 75.9%, महिलाएं 54.2%, और 2011 में हमने अभी देखा पुरुष 80.9%, महिलाएं 64.6%। तो इनके बीच गैप कितना मिल रहा है हमें, 16.7%। यानी कि जो हमारा गैप है वो लगातार क्या होता जा रहा है, पुरुष और स्त्री जो साक्षरता अनुपात है वो कम देखने को मिल रहा है। यानी कि जो क्या हो रहा है आने वाले समय में, यानी कि देखो महिलाएं हैं तो आज भी साक्षरता दर कम, लेकिन लगातार वो क्या हो रहा है, तेज गति से बढ़ रही है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं साक्षरता दर में तेज गति से बढ़ रही है। ठीक है, तो आने वाले सालों में ये बढ़ता ही चला जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो देखो यहां पर आप देखो अंतर 18.3 का था और 2011 में 16.7% का रहा है। ये साक्षरता दर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, इसको ध्यान रखना। पुरुष साक्षरता दर 80.9, महिला साक्षरता दर 64.6 दर, और 2011 की जनगणना के अनुसार 73% है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। फिर आता हमारा ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं। ग्रामीण नगरीय विभिन्नता यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्रों में जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो उसको ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए हमारे पास में डाटा है वो 1901 से 2011 के बीच का। तो 1901 में जो ग्रामीण जनसंख्या थी प्रतिशत में वो 89.2 थी, यानी कि हमारे पास में 85% से ज्यादा जो लोग थे, जो जनसंख्या थी वो गांव में निवास करती थी। शहरों में सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पर 10.8% थी। लेकिन उसके बाद आप देखोगे 1921, ठीक है, यहां के बाद आपको देखने को मिल रहा है शहरों में लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार 31.2% देखने को मिलती है। ठीक है, और ग्रामीण जो है वो लगातार क्या हो रही है, जनसंख्या
घटती चली जा रही है, जो 68.8% है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, ये चीज हमें देखने को यहां पर मिल रही है। अब आता है कि आखिर नगरों की ओर पलायन क्यों कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि इसमें वो क्या हो रहा है, लगातार जो ग्रामीण जनसंख्या है उसमें कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आखिर उसके पीछे के कारण क्या है, तो आप देख पाओगे नगरों की ओर जो पलायन करने के कारण है, ठीक है, वो दो कारण मिलते हैं हमें, आकर्षण कारक और प्रेरित कारक। आकर्षण कारक में क्या चीज हो रहा है, जिसमें आप कह सकते हो रोजगार। भाई गांव में रोजगार क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, शहरों में बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। दूसरा, बेहतर और अधिक अवसर। नगरों में गांव की ग्रामीण की तुलना में, गांव की तुलना में क्या है, कम है अवसर, लेकिन नगरों में क्या है, ज्यादा है। इसी वजह से क्या हो रहा है, वहां पर लोग आकर्षित हो रहे हैं नगरों की तरफ। तीसरा, बेहतर सामाजिक सुविधाएं, जो भी चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, ठीक है, वो सब नगरों की तरफ क्या है, ज्यादा है। मनोरंजन साधन जो होते हैं वो ज्यादा है शहरों में, जीवन शैली एक अच्छी है शहरों की तरफ। ठीक है, निरंतर व्यापार और आर्थिक विस्तार देखने को मिलता है। शहरों में आप आकर कोई भी काम कर सकते हो बिना किसी भेदभाव के। ठीक है ना, हो सकता है गांव में क्या होता है, कई बार जाति कारण बन जाती है, जिसकी वजह से वो अपने मनचाहे व्यापार को नहीं कर पाते हैं। प्रादेशिक विस्तार, जो प्रदेश है यानी कि जो प्रदेश है उनका क्या हो रहा है, लगातार विस्तार देखने को मिल रहा है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब आता है प्रेरित कारक क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से होता है। तो पहला है बढ़ती हुई जनसंख्या। तो जब जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि जो परिवार में अन्य लोग होते हैं वो क्या होते हैं, शहरों की तरफ आ जाते हैं। जब वो शहरों की तरफ आते हैं और फिर वो जब गांव वापस जाएंगे तो अन्य सदस्यों को भी लेकर आते हैं। भाई जैसे आप एग्जांपल समझो कि एक परिवार में क्या चीज है, पूरे चलो गांव की संख्या निकाल लेते हैं, 5 के है और ये 5 से बढ़कर 10 हो गई। 10 हुई तो फिर क्या करोगे, जो ये 5 की बढ़ोतरी हुई इसमें से क्या होगा, गांव से शहर की तरफ आएंगे। ठीक है, गांव से शहर की तरफ आएंगे, जब ये गांव जाएंगे तो ये और लोगों को फिर और लेकर आएंगे, जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है, ये बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक कारण बन रही है शहरों की तरफ आने का। दूसरा कारण है धार्मिक और राजनीतिक उत्पीड़न। कई बार धर्म के नाम पर राजनीतिक रूप से उनको उत्पीड़न देखने को मिलता है, प्रवास कर जाती है, इसी वजह से वो शहरों में आते हैं और खुलेपन के साथ में अपना जीवन यापन करते हैं। गुलामी और बंधुआ मजदूरी से उनको छुटकारा मिल जाता है, जो वहां पर शहरों में उनके साथ में इस तरीके का कोई व्यवहार नहीं होता, लेकिन गांव में उनको हो सकता है कि बंधुआ मजदूरी की तरह काम करना हो, बेगारी करनी पड़ जाती हो, जितना काम कर रहे हैं उसके अनुसार उनको वेतन नहीं मिलता हो, इसी वजह से क्या होता है, वो शहरों की तरफ अपना पलायन करते हैं। भोजन की कमी कैसे हो रहा, क्योंकि धीरे धीरे क्या देख पाए हैं, जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और जनसंख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है ना, माल्थस का हमने सिद्धांत देखा था उसमें, तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, वहां पर भोजन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग नगरों की तरफ पलायन कर देते हैं। जातीय भेदभाव, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि एक जाति के लोग होते हैं वो सिर्फ वही व्यापार कर सकते हैं, लेकिन और उनके साथ में भी उसमें भेदभाव देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन नगरों की तरफ वहां पर कोई जाति जैसा कोई भी हमें भेदभाव देखने को मिलता है। आप किसी भी जाति को आइए और अपना व्यापार करिए, कोई आपसे नहीं पूछने वाला। ठीक है ना, तो ये भी एक कारण रहता है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपना ग्रामीण इलाका छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। ठीक है, फिर प्राकृतिक संकट और जलवायु परिवर्तन। गांव में हो सकता है कि ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि नदियां रहती हैं तो उसमें बाढ़ देखने को मिल जाती है, सूखा पड़ जाता है खेतों में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो नगरों की तरफ आकर और अपना रोजगार चला पाते हैं। भूमि स्वामित्व वाले परिवारों का विखंडन, कि पहले जो उसमें तो भूमि बहुत ज्यादा होती थी परिवारों के पास में, लेकिन अब क्या होता जा रहा है, वो भूमि कम देखने को मिलती है। जब कम भूमि मिलेगी तो किस पर खेती बाड़ी करेंगे, ये सब नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, नगरों की तरफ पलायन करते हैं और यहाँ पर आकर अपनी नौकरी, व्यापार कुछ भी आकर कर लेते हैं। ये कारण थे जिसकी वजह से वो क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर पलायन करते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर अब भारत की जनसंख्या नीति। तो देखो, भारत विश्व में संभवतः एक ऐसा देश था जिसने अपनी सबसे पहली जनसंख्या नीति घोषित करी थी। कब करी थी, 1952 में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, हमने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया था। इसी के अंदर हमने क्या, इसका उद्देश्य क्या रहा था हमारा, यानी कि हम कैसे जनसंख्या को नियंत्रित कर पाए। तो हमने 3 इसमें बनाए थे। पहला, जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपायों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि की दर को धीमा करना,
कि आखिर किस तरीके से हम जनसंख्या में जो तीव्रता देखने को मिल रही है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो जनसंख्या विस्फोट देखने को मिला है, मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूं इन सबके बारे में, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है, धीमा करना है। जन स्वास्थ्य के मानक स्तरों में सुधार करना होता है, ठीक है ना, कैसे उनके जीवन को अच्छा बना पाए। तीसरा, जनसंख्या तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में आम लोगों की जागरूकता को बढ़ाना, कि अगर वो जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे तो उनके पास में बेहतर संसाधन उपलब्ध हो पाएंगे, ठीक है। इन सभी के ऊपर इसमें बात की जाती है। फिर आता है कि जो जनसंख्या को नियंत्रण करने का काम, तो वो राष्ट्रीय आपातकाल की जो अवधि थी हमारी 1975 से 76 के बीच में, जो परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम था ना, उसको बहुत ज्यादा गहरा धक्का लग गया। कैसे लग गया, क्योंकि उसमें जबरदस्ती करवाई जा रही थी नसबंदी पुरुषों की। जनसंख्या को नियंत्रण करवाना, लेकिन जबरदस्ती थोड़ी सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं, ठीक है। अपने आप करेंगे तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि वहां पर क्या हो रहा था, संसद में एक बिना पारित कराए हुए और अध्यादेश जारी कर दिया जाता है कि जनसंख्या को नियंत्रण करना है, उसमें जबरदस्ती, ठीक है ना, जबरन पकड़ पकड़ के पुरुषों को ले जाते थे और वहां से क्या कराते थे, उनकी नसबंदी करवाते थे, ठीक है ना। तो इसी चीज को हमें इसमें समझना। तो जो पुरुषों में उपयोग होती है नसबंदी, यानी कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। और महिलाओं में जो शल्य पद्धति होती है, जिसको नालिका बंदी या फिर ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, यही आपसे पूछा जाएगा। पुरुषों में नसबंदी को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं वैसेक्टोमी, और स्त्रियों को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और उस टाइम पर क्या हो रहा था, जो बंदेकरण यानी कि स्टरलाइजेशन, उसको बहुत ज्यादा तीव्र गति से कराया गया था, ठीक है, जबरदस्ती कराया गया था। तो अब क्या हुआ, जो आपातकाल के बाद में फिर इन्हीं चीजों में सुधारों की बात करेंगे। तो आपातकाल के बाद एक तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, इसका नाम बदल दिया गया, क्या रख दिया गया, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको नियोजन की जगह पर कल्याण कर देना है, आपसे यही चीज पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका नया नाम क्या है, राष्ट्रीय परिवार नियोजन के स्थान पर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो इसमें कुछ अच्छी बातें भी होंगी, बिल्कुल। जो हमने बंदेकरण कराया था, यानी कि जो भी स्टरलाइजेशन कराया था, वो पहले जबरदस्ती कराया था आपातकाल के टाइम में। अब बोला आपातकाल के बाद कि आप क्या करोगे, जबरदस्ती नहीं कराओगे, इंसान अपनी इच्छा से करेगा ना जनसंख्या को नियंत्रित, ठीक है। तो आप जबरदस्ती नसबंदी ये सब नहीं कराओगे, ठीक है। जो भी सामाजिक जनसंख्या के उद्देश्य थे, जैसे राष्ट्रीय जनसंख्या 2000 के अंतर्गत कुछ नए दिशा निर्देश तैयार किए गए। 2017 में भारत सरकार ने इन सभी लक्षणों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई थी, ठीक है। उसी को हम अभी आगे देखेंगे। और आपको याद रखना है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। एक नंबर में पूछ लिया जाएगा आपसे, विश्व जनसंख्या दिवस। क्योंकि देखो भाई, ये सिर्फ भारत की जनसंख्या थोड़ी बढ़ रही है, हाँ तीव्र गति से जरूर बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो थ्रेट है जनसंख्या विस्फोट, ये पूरी दुनिया के लिए है। तो इसी वजह से हम क्या होता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई को। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, ठीक है। अब आता है भारत की जनसांख्यिकी संक्रमण। तो भारत की जनसंख्या की संक्रमण क्या है, तो आप देखो जो जनगणना के आंकड़े रहे हैं, जैसे जो आंकड़े लिए गए हैं वो लिए गए हैं भारतीय जनसंपर्क महासंघ के, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, 1991 के बाद से जो जनसंख्या वृद्धि है, जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, उसमें हमने क्या देखा था, इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या हो रहा है कि जो 1990 में महिला होती थी, वो कितने 3.8% बच्चों को, जिसको कह सकते हो, वो जन्म देती थी, लेकिन वो घट गई है, उसकी प्रजनन क्षमता वो कितनी आ गई है, 2.7 बच्चे, ठीक है। और बताया जा रहा है जो उनकी प्रजनन क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। 2050 तक ये कितना 1.6 अरब तक पहुंचने का क्या निकाल लिया जाता है, अनुमान निकाला जाता है। किसके लिए, भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसके लिए, ठीक है। कारण वही है, प्रजनन की उम्र में महिलाओं को बड़ी पीढ़ी के दौरान जनसंख्या वृद्धि की ओर क्या होगा, बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। अब इसी में हमें क्या देखने को मिलता है, जो पिछली पीढ़ियों से एक बच्चे की कम संख्या के रूप में हो सकता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे यहां पर सीडीआर, सीडीआर की फुल फॉर्म है क्रूड डेथ रेट,
ठीक है, ये CDR और हमें मिलेगा BCR यानी कि बर्थ क्रूड रेट। ठीक है, एक तो फुल फॉर्म पूछ जाएगी, हिंदी में है क्रूड जन्म दर। ठीक है, यानी कि जो BCR है उसको हमें क्या दिखा रही है, गिरावट दिखा रही है। ठीक है, इसी में क्या कर रहा है कि अगर इनकी तुलना करी जाए, ठीक है, यानी कि किसकी तुलना कर रहे हो, तो 1950 से 1990 के बीच में BCR की गिरावट और CDR में आई गिरावट, उसकी तुलना में हमें क्या मिल रहा है, जो BCR थी वो, ठीक है ना, वो जो बर्थ रेट है वो हमें कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, ये आपको जनसांख्यिकी संक्रमण देखने को मिलता है। फिर आता है हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के जो महत्वपूर्ण लक्ष्य थे, जो हमने 2017 में बनाई थी, ठीक है, उसको देखना है। तो यही चीजें आपको, जैसे इस नीति में क्या हुआ, जो जन स्वास्थ्य व्यय था उसको क्या कर दिया गया, समय पर ढंग से GDP यानी कि जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है, वो 2.5% से बढ़ाकर कितना करना है उसको, अच्छा वैसे इन्होंने डाटा तो नहीं दिया, बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है ना, वर्तमान में इतना है 1.04% और उसको करना कितना है, हमें 2.5% तक बढ़ाना है। तो अभी फिलहाल हमारे पास में 1.04% है। ठीक है, तो यहां से हमें यहां पर पहुंचना है 2.5%। तो जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा थी वो 67.5% से बढ़ाकर 2025 तक 70 वर्ष करना है। यानी कि जो पहले इंसान जी रहा था वो 67.5 जी रहा था। क्यों जी रहा था, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां थी। ठीक है, लेकिन आज उसका सफल इलाज है, जिसकी वजह से हमें 2025 तक ये बढ़ाकर कितना करना है, 70 वर्ष करना है, कि जो औसत निकाला जाए कि एक जो व्यक्ति है वो कम से कम 70 वर्ष तो जीकर जाता ही है। ठीक है, 2022 तक जो प्रमुख वर्गों में रोगों की व्याप्तता थी उसके रुझान को मापने के लिए जो विकलांगता समायोजित आयु वर्ष यानी कि डेली जिसको बोलते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेबल लाइफ ईयर्स, ठीक है, या फिर डिसेबिलिटी एडजस्टमेंट लाइफ ईयर्स, ठीक है ना, इन चीजों से जो हमारा सूचकांक था उसकी हमें निगरानी करनी है, जो विकलांगता है उसको भी देखना है। और 2025 तक जो राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर जो कुल प्रजनन दर है, टोटल फर्टिलिटी जिसको बोलते हैं TFR, उसको घटाकर कितना करना है 2.1, यानी कि जो फर्टिलिटी रेट है वो घटाकर हमें 2.1 पर लाना है। इसी तरीके से हम क्या कर पाएंगे, जनसंख्या को नियंत्रित कर पाएंगे। और क्या करा है, वर्ष 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो मृत्यु दर था उसको कम करके 23 करना है। ठीक है, और जो MMR है यानी कि मदर मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, ठीक है, उसको हमें 2020 तक घटाकर 100 करना है। आप कहोगे सर 2024 चल रहा है, 2020 की बात पड़, ये 2017 के लक्ष्य रखे थे हमने। ठीक है, तो 2020 तक उसको घटाकर 100 करना था। ठीक है, जो नवजात शिशु हमने देखा था मृत्यु दर थी, उसके में क्या हुआ था, जो घटाकर 16 करना है, और मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को घटाकर 2025 तक 1 पे लाना है। जो हमने देखा था, जो ग्राफ दिखाया था, उसमें जो हमें नीचे का पैमाना था उसमें हमें ज्यादा गैप देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो उसी चीज को हमें घटाकर क्या करना है, 1 करना है, जो 16 इन सब पर थी। 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग मौजूदा इस तरह से 50% तक बढ़ाना है, ताकि सभी तक सुविधाएं उपलब्ध हो सके। क्षय रोग जिसको आप कह सकते हो TB, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, कि जो नए स्पूटम पॉजिटिव रोगियों में है 85% से अधिक का इलाज दर को प्राप्त करना है। बताया जाता था इसका जो इलाज था वो ढंग से नहीं हो पा, लेकिन आज देखो ना हमने लक्ष्य बना लिया है और इस खतरनाक बीमारी को हमें 85% तक सॉल्व करना है, और आगे आने वाले समय में हम इसको बिल्कुल ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसे बनाए रखने तथा नए मामलों में कमी लाने ताकि वर्ष 2025 तक इसे समाप्त किया जा सके। तो 2025 तक क्या होगा, इस खतरनाक बीमारी को भी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, तभी तो हमारी आयु संरचना बढ़ेगी। ठीक है, 2025 तक जो दृष्टिहीनता है, जो आंख से देख नहीं सकते हैं, उसकी व्यापकता को घटाकर 0.25 पर 1000 करना है, क्योंकि इसको हम 1000 से निकालते हैं, और रोगियों की संख्या को वर्तमान स्तर से घटाकर 1/3 करना है, यानी कि 1/3 पर लेकर आना है, जो इस पे रोगी है उसको 1/3। फिर हमारा मिलता है प्रसव पूर्व देखभाल कवरेज, यानी कि जो देखभाल करनी है प्रसव पूर्व, यानी कि जिस टाइम पर जन्म देने से पहले की जो केयर की जरूरत होती है वो बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको 90% से ऊपर लेकर जाना है। और जन्म के समय जो कुशल उपस्थित
2025 तक है उसको 90% से अधिक पर लेकर जाना है। ठीक है, तो क्योंकि जब ये होगा तभी तो बच्चा क्या हो रहा है, हमने देखा था ना कि बच्चा बिल्कुल ही उसको स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं मिल पा रही, वो पैदा होने के बाद में जो उसमें देखने को मिल रही है, मर जा रहे हैं, क्यों कारण है उसकी मृत्यु का, उन सबको यहाँ पर हमने लक्ष्य बनाया गया। जो वर्तमान तंबाकू के उपयोग को 2025 तक 15% और 2025 तक 30% तक घटाना है, यानी कि 2020 तक हमने 15%, 2025 तक 30% इसको घटाना है तंबाकू के प्रयोग को। इतना बड़ा बड़ा उस पर 80% लिख देते हैं कि ये जानलेवा है, लेकिन फिर भी लोग उसका यूज करे जा रहे हैं, लेकिन इसको कम करना है। 2025 तक उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में मानदंडों के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल सुविधा उपलब्ध कराना, यानी कि जो हमारी डिस्पेंसरी है, ठीक है, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उनमें क्या करना है, इलाज को, सुविधाओं को बेहतर करना है, दवाइयां उपलब्ध करानी है, जिससे बीमारियों का इलाज बेहतर ढंग से हो पाए। 2025 तक 1 वर्ष की आयु के जो नवजात शिशु थे 90% से अधिक पूरी तरीके से प्रतिरक्षित हों, यानी कि जो पहले क्या हो रहा था कि इनकी मृत्यु हो जा रही थी, ठीक है, नवजात शिशुओं को क्या कारण थे कि ये जीवित नहीं रह पा रहे, उनकी जांच करते हुए उसको 2025 तक सिर्फ 1 वर्ष की आयु के नवजात शिशुओं की जो हमें संख्या है उसको बढ़ाकर 90% से ऊपर लेकर जाना है। तो ये 2017 के हमने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं। 2020 तक स्वास्थ्य प्रणाली के घटकों पर सूचना के जिला स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस को तैयार करना है, यानी कि जितना भी जो भी हमारे पास में, तो उसको हमें हर तरीके से ई डेटा बनाना है, इससे हमें पता चल जाए कि क्या क्या हमारे पास में कमियां हैं, ठीक है, किसमें और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, और हमारे पास में एक प्रति व्यक्ति का जो डाटा होगा वो एक साथ पूरा का पूरा निकल कर आ जाएगा, तो हमें उसको संगठित करने में या फिर उसको कह सकते हो मापन करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर होता है बिल्कुल कंप्लीट, यानी कि 2 पार्ट में हमने ये चैप्टर कंप्लीट करा है। जो आपका काम है वो इसको देखिए, ठीक है ना, देखो हार्ड चैप्टर है, लेकिन जो ग्राफ है उसको मैंने आसान भाषा में समझाया है। ठीक है, इसको देखिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, धन्यवाद।